Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार 5125 Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5126 कलयुग विक्रम संवत 2081 आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 7 जुलाई 2024 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने जाबाज जवानों को वीरता पुरस्कार से किया सम्मानित। सेना के 36 वीर जवानों को मिले कीर्ति और शौर्य चक्र। भारत को असहज करने वाली रही है लेबर पार्टी की नीतियां। कश्मीर को लेकर हो चुकी है काफी गहमा गहमी। भारतीय सेना को मिली 35,000 AK-203 राइफल्स। उत्तर प्रदेश के अमेठी में हुआ है निर्माण। परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने में राज्यों को भी दी जाएगी मदद। कमेटी का सुझाव, मजबूत तंत्र के बिना गड़बड़ी रोक पाना मुश्किल। इस साल तक भारत बन जाएगा महाशक्ति, दिग्गज अर्थशास्त्री ने जताया विश्वास, लेकिन रास्ते में आएंगे व्यवधान। गेंदबाज दिखाए दम या बल्लेबाज मचाएंगे तहलका। जानिए क्या कहती है हरारी की पिच रिपोर्ट। अब सुनिए समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को सेना और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को अदम्य साहस और असाधारण वीरता के लिए 10 कीर्ति चक्र प्रदान किए। इनमें 7 मरणोपरांत हैं। राष्ट्रपति ने 26 शौर्य चक्र भी प्रदान किए हैं और इनमें भी 7 मरणोपरांत हैं। अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र देश में शांति काल का दूसरा और शौर्य चक्र तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। ब्रिटेन के आम चुनाव में बड़ी जीत के साथ लेबर पार्टी सरकार बनाने जा रही है। समय के साथ लेबर पार्टी ने भारत को लेकर अपनी नीतियों में बदलाव किया है, लेकिन यह तथ्य है कि बीते वर्षों में पार्टी की नीतियां भारत को असहज करने वाली रही हैं। खासकर कश्मीर के मसले पर लेबर पार्टी का मानना है अतीत में कश्मीर के मुद्दे पर गलतियां हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा से पहले भारत और रूस के संयुक्त उद्यम इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRRPL ने भारतीय सेना को 35,000 AK-203 असॉल्ट राइफलों की सफल डिलीवरी की घोषणा की है। ये राइफलें उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनी हैं। सभी आवश्यक उपकरण उत्तर प्रदेश के अमेठी में कोरबा आयुध कारखानों को भेजे गए हैं। IRPL भारत एवं रूस का संयुक्त उपक्रम है।
परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने में राज्यों की बेहद भूमिका अहम है, मगर अभी राज्यों में परीक्षाओं में गड़बड़ी की रोक पाने में सक्षम तंत्र विकसित नहीं हो पाया है। यही वजह है कि अब राज्यों को मदद दी जाएगी। फुल प्रूफ परीक्षा बनाने के उद्देश्य से गठित उच्च स्तरीय समिति राज्यों से राय भी लेगी। बता दें कि कई राज्यों में परीक्षा में गड़बड़ी के मामले सामने आ चुके हैं। दिग्गज अर्थशास्त्री मार्टिन वुल्फ ने कहा है कि भारत 2047 तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा, मगर भविष्य में भारत को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अर्थशास्त्री मार्टिन वुल्फ फाइनेंशियल टाइम्स के मुख्य टिप्पणीकार हैं। उन्हें उम्मीद है कि 2047 तक भारत सुपर पावर बन जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद सीनियर भारतीय टीम वापस इंडिया लौट आई है। वहीं दूसरी तरफ यंग खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम जिम्बाब्वे में अपनी पहली T20 मैच खेलने के लिए तैयार है। शुभमन गिल की कप्तानी में शनिवार 6 जुलाई को हरारे में युवा भारतीय टीम पहला T20 मैच खेलेगी। जिम्बाब्वे दौरे पर गई भारतीय टीम 5 T20 मैच खेलेगी। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 67,800 रुपये प्रति 10 ग्राम। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 83 रुपये 47 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 56 रुपये 33 पैसे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में हैं ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है, एक मिनट, हाँ, आज का जो टॉपिक होगा वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे करेंगे हम। और हम महेंद्र सिंह धोनी के बारे में भी बात करेंगे और कैलाश खेर के गीत भी सुनाएंगे आपको। तो और आज हमारे साथ गेस्ट हैं योग गुरु दीपा जैन। तो इससे पहले आज का प्रोग्राम शुरू होता है, इससे पहले आज का प्रभु वंदना शुरू होता है। इससे पहले ऋचा जी से आज के विचार के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद सुनील जी। श्रोताओं, आज के विचार में हमने श्री विवेकानंद जी का विचार लिया है। वो इसलिए कि 4 जुलाई को विवेकानंद जी की पुण्यतिथि होती है और विवेकानंद जी देश को जागृत करने में और ख़ासकर युवाओं को जागृत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए इनके विचार सुनते हैं। पहला विचार मैं पढ़ना चाहूँगी कि विवेकानंद जी कहते थे, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो ये तो हम सब पे लागू होता है, लेकिन सबसे ख़ास विचार मुझे जो लगता है, जो विवेकानंद जी ने कहा था, सभी कामों में एक दल शत्रुता ठानता है। आप अपना काम करते जाओ, किसी भी बात का जवाब देने से क्या काम। सत्य की ही विजय होती है, मिथ्या की नहीं। सत्य के ही बल से देवयान मार्ग की गति मिलती है। धीरे धीरे सब होगा, वीरता से आगे बढ़ो। एक दिन या एक साल में सिद्धि की आशा ना रखो। उच्चतम आदर्श पर दृढ़ रहो, स्थिर रहो। स्वार्थपरता और ईर्ष्या से बचो। तो श्रोताओं, आज जैसा कि सुनील जी ने बताया था कि कैलाश खेर के गीत होंगे, वो इसलिए कि उनका आज जन्म दिवस होता है। तो आइए उन्हीं का गाया हुआ एक भजन सुनते हैं। और हम लोग आज एक पहेली भी करेंगे और जो पहेली के जो प्राइज़ हैं वो $50 के जो है कलर्स ऑफ इंडिया की तरफ से। तो आप या तो लंच में जाइए, डिनर में जाइए, आपको $50 का वाउचर मिलेगा। और आज का पहेली है
कि महेंद्र सिंह धोनी, चूँकि इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, उनके हाईएस्ट सबसे ज़्यादा रन अंतर्राष्ट्रीय 2020 में, अंतर्राष्ट्रीय नॉट IPL, अंतर्राष्ट्रीय 2020 में सबसे ज़्यादा रन उन्होंने कितना बनाया था। और ये आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप दर्पण फोरम पे कर सकते हैं या फिर हमारे मोबाइल फ़ोन पे 0468 467 196 पे कर सकते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं भजन कैलाश खेर जी का गाया हुआ। स्तंभ तुम, अंधकार में ज्योति तुम। ओ दरिया में दीप स्तंभ तुम, अंधकार में ज्योति तुम। निराश मन की आशा तुम, निराश मन की आशा तुम। भटके को राह दिखाओ तुम, डूबती सांस की आस तुम। ज्ञान की बुझाओ प्यास तुम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। चंचलता, गगन की जैसी अखंडता, चंद्र प्रकाश की शीतलता। नदिया जैसी चंचलता, गगन के जैसी अखंडता, चंद्र प्रकाश की शीतलता। पर्वत जैसी निश्चलता, नर्म धूप सी कोमलता। तेरे गुणों की क्या सीमा। जय कपीसति लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। तुम, अंधकार में ज्योति तुम। निराश मन की आशा तुम, निराश मन की। भटके को राह दिखाओ तुम, डूबती सांस की आस तुम। ज्ञान की बुझाओ प्यास। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। जय हनुमान
करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, जैसा कि सुनील जी ने पहले बताया था कि आज हमारा विषय है दर्पण रेडियो पर अंतर्राष्ट्रीय योग। हाल में ही हम सब ने अंतर्राष्ट्रीय योग बनाया और नरेंद्र मोदी जी ने इतना पॉपुलर कर दिया योग को कि आजकल सभी लोग योग कर रहे हैं, लेकिन सब लोग अपनी तरह से समझ के कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सुविधाजनक होता है उसको ही कर रहे हैं लोग आजकल। तो योगा मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। कुटुंब यहाँ एक संस्था है और उसके अंतर्गत जो है श्री अरुण श्रीवास्तव जी वो प्रतिदिन नियमित सबको योग कराते हैं और सिडनी के बहुत से निवासियों को उन्होंने जोड़ा है योग से, तो जिसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अरुण जी को और राज गर्ग जी को, जिन्होंने कुटुंब की स्थापना की और योग को सबसे जोड़ा। तो योग करने के दौरान मेरी मुलाकात हुई दीपा जैन जी से और इन्होंने जब मुझे योग कराया और जिस तरह से समझाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सब लोग योग को जो है, जैसा मैंने बताया, अपनी अपनी तरह से समझते हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने समझा और जिस तरह से हमें समझाया मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा कि दीपा जैन जी को आप सबसे मिलाना चाहिए और शायद ये आप सबको इंस्पायर कर सकें, जो लोग योग नहीं कर रहे हैं उनको जोड़ सकें। तो आइए हम स्वागत करते हैं दीपा जैन का। दीपा जैन जी, आपका दर्पण स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको नमस्कार। और जैसा कि श्रोता आपको इनकी आवाज़ से ही लग रहा होगा कि बहुत ही चेहरे पे मुस्कान लिए हुए ये बातें करती हैं और हमें योग सिखाती हैं। तो आइए दीपा जी से ही जानते हैं उनके बारे में कि वो भारत में कहाँ से हैं और उनकी क्या रुचियाँ हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ थोड़ा जानते हैं। दीपा जी बताइए अपने बारे में हमारे श्रोताओं को। मैं दीपा जैन लुधियाना पंजाब भारत से हूँ जी। और योग में मेरी शुरू से ही बहुत रुचि रही है। जैसे सबकी अलग अलग हॉबीज होती है ना, तो मुझे योग करना और करवाना दोनों ही बहुत पसंद है जी। और मैंने ज़्यादातर ये योग कैसे करवाया जाए, ये हमारे भारत में भारतीय योग संस्थान जी एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने सीखा है। और भारतीय योग संस्थान के निःशुल्क केंद्र भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चलते हैं। निःशुल्क माने फ्री। अच्छा। उनमें जो भी योग क्रियाएं, जो भी अभ्यास करवाए जाते हैं टोटली फ्री रहते हैं। जैसे सिडनी में भी उसका एक केंद्र है, तो सब वहाँ पर आकर योगाभ्यास करते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। तो कैसे, कितने सालों से आप जुड़ी हैं योग से? योग तो जैसे मैंने अभी बताया मुझे अच्छा लगता है, तो पहले तो मैं घर पे ही किया करती थी। जी जी। लेकिन 2017 से मैंने भारतीय योग संस्थान को ज्वाइन करवाया। उसके बाद इसी के नीचे मतलब वहाँ पर ही अभ्यास करते हैं और करवाते हैं। जी जी, जी। बहुत अच्छी बात। और आपने बताया कि आप लुधियाना से हैं भारत में, और आपकी क्या रुचियाँ वगैरह हैं योग के अलावा? एक ही रुचि है। अच्छा जी। देखिए श्रोताओं, इसको कहते हैं डेडिकेशन। तो चलिए हम योग पर ही आगे बातें करेंगे और लेते हैं ब्रेक और एक पुराना गीत सुनते हैं कैलाश खेर जी का ही, और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो
सैया तू है मेरा सैया सैया तू जो झूले प्यार से आराम से मर जाऊं आजा चंदा बाहों में तुझ में गुम हो जाऊं मैं तेरे नाम में खो जाऊं सैया सैया खुशी से झूमे गाएं रातें पल पल मुझे डुबाएं जाते जाते तुझे जीत जीत हारूं ये प्राण प्राण वारूं आए ऐसे मैं निहारूं तेरी आरती उतारूं तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते सैया सैया बन के माला प्रेम की तेरे तन पे झर झर जाऊं बैठूं नैया प्रीत की संसार से कर जाऊं मैं तेरे प्यार से कर जाऊं सैया सैया ये नरम नरम नशा है बढ़ता जाए कोई प्यार से घुंघटिया देता उठाए अब बावला हुआ मन जग हो गया है रोशन ये नहीं सुहागन हो गई है तेरी जोगन कोई प्रेम की पुजारन मंदिर सजाए सैया चाहूं मैं तो चाहूं संगम तेरा मैं ना जानूं तू ही जाने मैं तो तेरी तू है मेरा मैं ना जानूं तू ही जाने मैं तो तेरी तू है मेरा मैं तो
Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। स्वाद की एक ऐसी दुनिया में कदम रखें जहां हर व्यंजन पारंपरिक तौर से बनाया जाता है। कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट पैरामेटा में हम आपको असली भारतीय भोजन का अनुभव प्रदान करवाने पर गर्व महसूस करते हैं, जो स्वाद को और निखारेगा और आपको अधिक खाने की लालसा देगा। आपके हर खास आयोजन जैसे कि बर्थडे पार्टीज, बेबी शावर, एनिवर्सरी पार्टीज इत्यादि के लिए हमारा इवेंट हॉल उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हमारे आउटडोर लाइव केटरिंग के साथ अपने आयोजन में 4 चांद लगाएं। मुंह में पानी लाने वाली चाट के लाइव स्टेशन, सामने बनती गरम-गरम जलेबियां और पुरानी दिल्ली के चना भटूरे का भरपूर आनंद लें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें colorsofindia.com.au। श्रोताओं, हमारा पहेली अभी भी जारी है और इसमें भाग लेने के लिए आज का पहेली जो है वो है महेंद्र सिंह धोनी के हाईएस्ट सबसे ज़्यादा रन इंटरनेशनल नॉट नेशनल इंटरनेशनल T20 में हाईएस्ट स्कोर वो आपको बताना है कितना उन्होंने हाईएस्ट बनाया था। और वो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप दर्पण फोरम पे अगर आप मेंबर हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं, या नहीं तो फिर हमारे मोबाइल फ़ोन पे 0468 467 196 पर। श्रोताओं, आज हम महेंद्र सिंह धोनी जी पर पहेली इसलिए पूछ रहे हैं कि आज उनका भी जन्म दिवस होता है 7 जुलाई को, तो उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और सवाल के जवाब आने तो शुरू हो गए हैं सुनील जी। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है कि श्रोता रिसर्च करते हैं या इतनी नॉलेज रखते हैं तो देख के सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम अपनी चर्चा पे लौटते हैं, योग चर्चा पे। हम बातचीत कर रहे हैं दीपा जैन से, जो हमें योग के बारे में बता रही हैं। तो जब भी दीपा जी के साथ मैंने योग किया है तो इनकी एक ख़ास बात मुझे लगती है कि ये कहती हैं चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान हो आपके, स्माइल करते हुए योग करें। तो इसका मतलब कि योग को हमें एंजॉय करना चाहिए। क्यों दीपा जी, आप क्या कहती हैं कि योग क्या एंजॉय करना चाहिए या एक्सरसाइज ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप थोड़ा पास आ जाइए माइक के। जी हाँ जी, आप बिल्कुल सही पकड़े हैं मुझे। योग को आप जितना एंजॉय करते हैं ना, अभ्यास में डूब कर करते हैं, तो हम अनुभव करते हैं उस चीज को, है ना जी। तो जैसे आपने देखा होगा, जब आप कर रहे होगे तो चीजों को अनुभूति पर लाते हैं, अनुभूति माते अंदर से उस चीज को फील करते हैं, रियलाइज करते हैं जी। तो कहा जाता है कि अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है, यानी कि टीचर है। वो अनुभूति ही हमें बताती है कि ये आसन कहाँ पर इफेक्ट कर रहा है, कहाँ पर लाभ दे रहा है जी। तो मतलब हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए शिक्षक बाहर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारी बॉडी आपको बताती है, अनुभव से हमें बताती है। ये बहुत अच्छी बात। तो सरल शब्दों में आप क्या कहेंगी कि योग की क्या परिभाषा है, कैसे इसे समझा जाए? जी, योग का अर्थ अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो जोड़ना होता है ना जी। तो योग अगर हम इसकी परिभाषा की तरफ जाते हैं तो शरीर और मन जी का आपस में जो सामंजस्य स्थापित करता है और आत्मा के साथ जोड़ देता है, उसे योग कहते हैं। इसको सरल शब्दों में लेते हैं जी। शरीर और मन को आपस में तालमेल बनाकर, है ना। नहीं तो मोस्टली क्या होता है, शरीर यहाँ वर्क कर रहा होता है, मन कहीं और जा रहा होता है, ऐसे ही होता है ना मोस्टली, जिससे जो हम काम कर रहे होते हैं वो भी हम सही ढंग से अपना उसमें 100% नहीं दे पाते हैं जी। पर जब हम योगाभ्यास करते हैं तो हमारा शरीर और मन का आपस में एक तालमेल बनता है जी, जो हमारे को स्वयं से जोड़ता है,
अपने आप से जोड़ता है, शांति और आनंद के साथ जोड़ता है जी जिससे वो हम जो भी काम कर रहे होते हैं और उसमें अपना 100% देते हैं तो वो काम हमारा बहुत ही सुंदर ढंग से होता है। जी, कितनी अच्छी बात आपने कही कि योग का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना। है? और जब तक हम अपने आप से ही नहीं जुड़ेंगे जी। तो सही माने में योग हम नहीं कर पाएंगे। स्व को स्व के साथ जो जोड़ दे वो योग है। क्या बात है, कितनी अच्छी बात की। और हमें क्यों योग करना चाहिए? योग क्यों करना चाहिए? जी जी, क्योंकि आजकल की दुनिया में देखिए लोग जिम जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जी जी, रन करने के लिए पसंद करते हैं। वो भी चीज़ें गलत नहीं है, बहुत अच्छी। लेकिन हम लोग क्यों योग से जुड़े? जी, शांति, आनंद, सुख, निश्चिंतता, हाँ, निर्भर, रिलैक्सेशन, जी। तनाव रहित, ये सारे वर्ड्स आपको सुनने में कितने अच्छे लग रहे होंगे ना। जी मैं देख रही हूँ आपके चेहरे पे इन शब्दों को सुनते ही मुस्कुराहट सी आ गई। जी तो जो योग के साथ जुड़ता है ये सारे शब्द शब्द न रह के उनके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। वाह, क्या बात ये है। उनके जीवन में उतर जाते हैं। यानी योग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये सिर्फ शब्द नहीं रह जाते हैं, जी। उतर जाते हैं आपके अंदर। इन शब्दों में जीवन भर देता है योग। जी, तो योग के तो बहुत सारे भाग हैं, बहुत शाखाएं हैं, और इनके बारे में कुछ बताइए कि कितने तरह के योग होते हैं? हाँ, योग के जो मेन 4 भाग बताए जाते हैं, जी हठ योग, जी कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। जी जी, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए कि हाँ क्या जी। है? हठ योग माने जैसे हठ शब्द से ही समझ आ रही है ना, जी। हठ करके करना, जी कि जैसे पहले महर्षि वगैरह करते थे या आजकल भी कई लोग करते हैं कि तपती धूप में खड़े हो रहा, वहां पर कोई आसन लगाकर खड़ जाना, उस धूप को हठ से मतलब उसको सहन करना, है ना। जी और कई बार बहुत ठंड में अभ्यास करना, जी भूख प्यास ज्यादा दिनों तक फास्टिंग करके, है ना। ये सारे हठ योग में चीजें आ जाती हैं। तो ये इसकी ज़रूरत होती है क्या कि शरीर को इतना तपाया जाए या इतना कष्ट दिया जाए? मुझे तो इतना पता है, ये हठ मतलब करेंगे क्या सिद्धि या कुछ भी के लिए किया जाता होगा, मुझे नहीं पता ये लोग क्यों करते हैं। पर किसी भी चीज़ के वो हम इवन एक बाजार से एक छोटी सी भी चीज़ लेके आते हैं, उसके पीछे क्या करते हैं आप बताइए। कुछ भी हम घर पे लेके आते हैं, किस लिए लेके आते हैं? एक खुशी के लिए, है ना, एक आनंद के लिए। तो अगर बिना हठ के ही सब कुछ मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि हठ योग मतलब जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसे ही सुकून है। तो हाँ। हठ योग इतना नहीं हम करते हैं। लेकिन मैंने पढ़ा है कि विवेकानंद हठ योग जी करते थे। जी हाँ, जी जी करते थे। और यहाँ पे एक मेडिटेशन की भी शाखा है और सोहम मेडिटेशन, उसमें मैं जाती हूँ और नितिन पारिक जी हम लोग को सिखाते हैं। तो वो हठ योग का काफ़ी प्रयोग करते हैं जी। और कहते हैं कि अगर हम हठ करके मेडिटेशन नहीं करेंगे और बार बार वही चीज़ नहीं करेंगे तो फिर वो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो उनका ऐसा मानना है। ये बात होती है ना, ये मन की स्थितियों और मन की चंचलता पे निर्भर करता है। अगर आपका मन बहुत चंचल है, नहीं मानता, जैसे बिगड़ा बच्चा होता नहीं है जी, जैसे कई बार उसको डांट कर हट करके भी नहीं तुमने ये नहीं करना, है ना, जी, जी। तो उसको हम हट से मनाते हैं। अगर बच्चा वैसे ही मान रहा है, प्यार प्यार से मान रहा है ना, तो फिर ठीक है। ये भी बात सही है। चलिए, और दूसरी शाखा कौन सी बता रहे हैं आप? कर्म योग। कर्म योग जैसे श्री कृष्ण जी ने बताया ना, कर्मों के बारे में गीता में भी बताया, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। ये सारे जो दिन भर हम जो भी कार्य करते हैं, अपना काम करते हैं, वो कैसे करना चाहिए, निष्काम भाव से कैसे काम करना चाहिए, जिनसे हम कर्मों के बंधन से मुक्त रहें, कर्म हमारे जीवन में ना आए, जन्म मरण के चक्रव्यूह से खत्म हो, जी। ये सब कर्म योग में आ जाता है। जी जी। उसके बाद आता ध्यान, मेडिटेशन।
अब इसमें भी सबकी बहुत अलग अलग धारणाएं हैं, कोई जी। कैसे मेडिटेशन कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। इसके बारे में अगर करेंगे तो चर्चा हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, लेकिन मैंने नोटिस किया जब आप योग कराते हो तो आप कहते हो कि अपने चक्रास पे ध्यान दें हम, जी तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन ही होता जाता है। और मैंने खुद महसूस किया कि जब आपका योग ख़त्म हुआ जो आप सिखा रहे थे, तो अंत में मेरा बिल्कुल से ध्यान लग गया। यहाँ पे आपसे मैं बात पूछती हूँ, जैसे आपने कहा कि अंत में आपका अपने आप से ध्यान लग गया, जी। तो क्या आपको ध्यान करना पड़ा? नहीं। ध्यान करना नहीं पड़ा, अपने आप अपने आप से कहाँ हो गया चली ना? गई पता नहीं। जी, यही सुनना चाहती थी। जी मतलब ध्यान करने वाली चीज नहीं है, जो अकारण अपने आप से हो जाए वही ध्यान है। सहजता से, सहजता से, बिल्कुल जी। सही, सहजता से जो हो जाए वही ध्यान है। पर ये है कि जैसे चंचल मन की बात आ जाती ना, कई बार हमारे को बैठने नहीं देता। जी जैसे अभी तो वो इतनी देर आप अभ्यास कर रहे थे, मन की स्थिरता बन गई, चंचलता नहीं, शांत मन हो गया, तो आप जी। आराम से ध्यान में चले गए। जी तो पहले आपने आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म अभ्यास सब कर रखे थे, जी पर अगर आप सीधा ही ध्यान में बैठे हो लेकिन मन तो इधर उधर भाग रहा है, जी तो उसको एक जगह पर शांत बैठेगा तभी आप ध्यान में जा पाएंगे। जी तो उसके लिए पहले कोई ओम ध्वनि का उच्चारण करता है, कोई श्वासों पर ध्यान करता है, कोई कोई मंत्र उच्चारण करता है, सबकी जी। अलग अलग विधियां रहती हैं। जी, तो जिसको जैसे अच्छा लगता है वो वैसे करता है। सभी विधियां सही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। एंड बस वही है कि बस शांति, आनंद, वो स्थिति तक जाना होता है। जाना होता शुरू में करते हैं, फिर वो करना छोड़ देते हैं, ध्यान जी। स्वतः ही सहजता से ही हो जाता है। जी। और आपसे ये पूछना चाहूंगी, आप हमेशा स्माइल करते हो और खुश दिखते हो, तो क्या आपको कभी गुस्सा आता नहीं है, या योग के प्रभाव से ऐसा हुआ है चमत्कार? ये मेरा बेटा भी साथ में आया, उससे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आता था, नो जी, डाउट, सबको जी। ही आता है। बस करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, वही बस अभ्यास की लगता था ये क्रोध नहीं करना चाहिए, ये काम की चीज नहीं है। जैसे जी। अपने बुजुर्ग बोलते हैं ना कि गुस्से में खून का भी पानी हो जाता है, जी बोलते हैं ना, तो बस मुझे अपने खून का पानी नहीं बनाना है। हाँ, लेकिन कभी कभी आप सोचते हो कि ये गलत है, गुस्सा क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल करो, ये भी बात है। तो शायद योग से इसका प्रभाव हो कि आप जो है बेटर होते जाते हैं और गुस्सा अपने आप कम होता जाता हो। आपने जो अभी लाइन बोली ना, उसमें शायद तो हटा दीजिए। अच्छा अच्छा योग से पक्का ही ये क्रोध शांत होता ही है, ऐसा जी। विश्वास बना लीजिए। जी, चलिए हम आखिरी ब्रांच की बात करेंगे जो आप योग जी। के 4 बताए थे आपने। बाकी आता है अपना एक जो चौथे वाला ज्ञान योग, जी है ना, ज्ञान योग। जैसे पूरा ब्रह्मांड ज्ञान से ही भरा पड़ा है, आत्मा खुद ज्ञान स्वरूप है। हमारे वेद, पुराण, उपनिषद या धार्मिक कोई भी पुस्तक, या जैसे आप विवेकानंद जी की बात करें, वो ज्ञान ही तो आप दे रहे हैं ना उनका। जी विवेकानंद जी के जो भी आपने पंक्तियां पढ़ी हैं वो सब ज्ञान ही तो है। जी, तो यही ज्ञान योग हो गया ना। चलिए बहुत अच्छी बात। जो भारतीय योग संस्थान है वो किस तरह का योग हमें सिखाता है? इसमें हमारे को अष्टांग योग बताया जाता है। जी। उसमें जैसे आप आसन, प्राणायाम नित्य करते हैं ना, जी। वो सब अष्टांग योग में ही आता है, 8 अंक। तो अष्टांग योग के बारे में बताइए कि क्या है? जैसे हम आपको बताया, जैसे हमारे रेगुलर केंद्रों में अष्टांग योग में आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये 3 अंगों को लेकर अभ्यास करवाया जाता है, जी जिससे एक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर स्वस्थ होता है। जी जी, बहुत अच्छी बात। चलिए एक और गीत सुनते हैं, हमारा भी ध्यान थोड़ा भटक रहा है। श्रोताओं को एक गीत सुनाते हैं जरूर। कैलाश खेर जी का, और फिर आगे बढ़ते हैं। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे
सब कह रहे हैं आदि योगी, योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन, उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छन छन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन, उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन सितारी, झनन 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 झनन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन। उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छन छन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन। उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह वाह वाह, बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं योग पर, और जैसा कि दीपा जी ने बताया कि भारतीय योग संस्थान अष्टांग योग पर ध्यान अपना केंद्रित करता है, तो आपको ये बता दें कि जो ये अष्टांग योग हैं उनके अंतर्गत आते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। क्यों दीपा जी, ये सही कहा मैंने? जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब भी हम योग करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हम जो है इन सब चीज़ों को ढाल सकते हैं अपने योग की क्रिया में, ये सब चीज़ें कवर हो जाती हैं?
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं उनमें हम इन सब चीज़ों को आराम से कवर कर रहे हैं। और अगर हम जैसे मान लीजिए अगर हम आहार सही नहीं करें और सिर्फ योग करते रहें तो वो भी सही नहीं होगा। नहीं, सबसे पहले आहार ही आएगा। आहार तो आपको अपना परफेक्ट करना ही है जी। आहार बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखो ना, खाएं मतलब सारा उल्टा पुल्टा मैदा ये सब है ना जी, तो ऊपर से अभ्यास करें तो वो इतना ज्यादा आपको वो लाभदायक नहीं सिद्ध होगा। तो भोजन के बारे में तो हर कोई बोलता ही है कि भोजन अपना संतुलित होना चाहिए। जी जी। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर अष्टांग योग में हर एक चीज़ का हम ध्यान रखें तभी संपूर्ण रूप से हम योग कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। जी। तो चलिए आगे योग के बारे में बताइए कि आपने बताया कि क्या क्या परिवर्तन हम महसूस कर सकते हैं योग करने से, लेकिन क्या डॉक्टरों से बचा जा सकता है या बीमारी हम बेहतर कर सकते हैं योग करके? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम रेगुलर केंद्रों में जाते हैं तो देखते हैं, रोज ही देखते हैं कि जो लोग रोज इतनी इतनी गोलियां खाते हैं दवाइयों की, है ना जी, तो धीरे धीरे उनकी दवाइयां छूटने लगती हैं। जी। हमारे केंद्र में ही एक आते हैं चमन सिंगला सर, वो जब केंद्र में आए थे तो हर बार मुझे यही बात बताते हैं, मैम जब हम क्लास में आए थे तो मैं 15-15 गोलियां खाता था। अच्छा। और अब एक भी नहीं खाता हूँ। मतलब वो हर किसी को पकड़ पकड़ के ये बात बताते हैं, तो बहुत ज्यादा वो शुक्रगुजार रहते हैं कि ये संस्थान है, केंद्र चलते हैं तो वहाँ के ऐसे ये हम रोज ही सुनते हैं। तो बहुत ये दवाइयों से निश्चित रूप से इससे बचा जा सकता है, लेकिन अभ्यास आपको नित्य करना चाहिए और शुरू में किसी इंस्ट्रक्टर के पास केंद्र में जाकर करना चाहिए। अच्छा। हाँ, देख कई बार हम YouTube पे या ऑनलाइन ऐसे ही करते हैं जी, लेकिन जो शिक्षक के सामने बैठकर अभ्यास किया जाता है, फेस टू फेस किया जाता है, अपनी कमियों को शिक्षक सामने बैठा आपकी कमियों को बताता है, तो फिर जब वो अभ्यास किया जाता है कहीं ना कहीं वो अधिक लाभदायक हो जाता है। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है और आपने और भारतीय योग संस्थान की कृपा से अरुण श्रीवास्तव जी यहाँ पर हैं, आप हैं यहाँ पर जो हमेशा हमें सिखाते हैं जूम पर, ऑनलाइन और फेस टू फेस भी। तो अगर आप संपर्क करना चाहें तो आप दर्पण के ग्रुप में राज गर्ग जी हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं या अपने क्वेश्चन उसमें डाल सकते हैं कि अगर योग के बारे में आपको कुछ जानना है दीपा जी से तो ज़रूर पूछिए। तो दीपा जी, अगला सवाल ये होगा कि कौन से बेसिक योग हमें ज़रूर करना चाहिए? मतलब अपने दैनिक दिनचर्या में कौन से योग हमें करने चाहिए? जैसे हम योगाभ्यास शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हमें सूक्ष्म अभ्यास करवाए जाते हैं। सूक्ष्म अभ्यास से हम शुरू करते हैं। ये क्या है सूक्ष्म अभ्यास? यानी माने छोटे छोटे इजी से योगाभ्यास, जिससे हम एक वार्म अप करते हैं, शरीर को गर्मी पैदा, ऊर्जा पैदा करते हैं, जिससे शरीर में जैसे कहीं अकड़न जकड़न होती है वो थोड़े नरम होता है, शरीर ढीला होता है, गर्म होता है, लचक बनती है, जिससे हम अगला अभ्यास आसन अच्छे से कर सकते हैं कि वार्मिंग अप। हाँ, इसको इजी अगर कर वार्म अप करते हैं अपने शरीर में। जी। उसके बाद आसन करवाए जाते हैं। जी। कुछ हम खड़े होकर करते हैं, बैठकर, सीधा लेटकर, उल्टा लेटकर, ये सब आसन कराए जाते हैं। कुछ आसन के नाम बताइए कि जो बेसिक हमें करना चाहिए और बहुत कठिन भी ना हो। जी जी, जो हर कोई आसन जो इजीली कर सकता है उन्हीं कुछ आसनों के नाम हम आपसे शेयर करते हैं। ताड़ासन जी, बहुत ही सरल है, हर कोई कर सकता है, बच्चा, जवान, बूढ़ा सब कर सकते हैं इसको। उसके बाद कटी चक्र आसन आता है, जिसमें हम अपने शरीर की ट्विस्टिंग कर लेते हैं जी, घुमाव देते हैं। ठीक हो गया। फिर बैठ के मंडूक आसन, जिसमें हमारे लीवर पैनक्रियाज दोनों ही प्रभाव में आ जाते हैं, जैसे कि आजकल शुगर, ये सब फैटी लीवर, ये समस्याएं बहुत कॉमन हो गई है। उससे लाभ मिलता है, बहुत बहुत निश्चित रूप से लाभ मिलता है जी। और सीधा उल्टा लेटकर भुजंगासन। जी, भुजंगासन ये आजकल जैसे कमर दर्द, सर्वाइकल, ये सब के लिए बहुत बढ़िया है जी। नेक्स्ट हम सीधा लेटकर मरकट आसन कहते हैं। ये मरकट आसन एक ऐसा आसन है
जिसे हर कोई कर सकता है। किसी अच्छा। के लिए इसको ये नहीं कहा जाता कि ये वाला रोग है तो इसको मत कीजिए, हर कोई इसको इजीली कर सकता है जी और हर किसी को ये करना ही चाहिए जी। और एक पवन मुक्त आसन भी बहुत ही सुंदर आसन है, जैसे कि आजकल वायु रोग बहुत सब में है, गैस वगैरह बनती जी। है ना, खाना मतलब बढ़िया ढंग से पचता नहीं, हजम नहीं होता, जो भी ये सब विकार पवन मुक्त के आसन करने से ठीक होते हैं। बहुत अच्छी बात। और अगर कोई एक मास्टर आसन कहा जाए कि कौन सा ऐसा आसन करे जिससे सारे आसन पूर्ण हो जाए? ठीक है, आजकल सबको क्विक चाहिए, फिक्स चाहिए ना। हाँ, वो एक सिरे का आसन बता दी, शिखर का, बस वो हो जाए तो काम हो जाए। ठीक है, अच्छा। आप ऐसा आसन चाहते हैं, लेकिन वो आसन मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले वार्म अप और छोटे छोटे अभ्यास करना। सीधा ही सर वो वाले आसन पे मत पहुंच जाना, ये हमारी गुजारिश रहेगी जी। ये आसन है, ये हर कोई भी नहीं कर सकता, ये कईयों के लिए वर्जित पे रहता है जी। पर पहले उस आसन की बात कर लेते हैं, सर्वांग आसन। अच्छा जी। सर्वांग आसन, जैसे इसका नाम ही सर्व अंग है ना, सर्वांग तभी बना ना अगर इसको अलग अलग करके सर्व अंग, कि सर्व अंग सभी अंगों को प्रभाव में लाता है ये सर्वांग आसन। जैसे इसको थोड़ा सा बता देते हैं कि कैसे ये सभी अंगों को प्रभाव में लाता है। ये आसन हम सीधा लेटकर करते हैं। सीधा लेटकर जब दोनों टांगों को थोड़ा ऊपर उठाते हैं, जैसे फ्लोर से ऐसे तिरछी उठा लेते हैं टांगों को 45 डिग्री, हाँ अप्रोक्सीमेटली 45 या 45 से थोड़ी तिरछी कह दो, 45 में कई बार कंफ्यूजन, सोचे मेरा 45 हो रहा है या नहीं हो रहा, वो माइंड की गेम होती है ना सारी। जी। फिर माइंड सोचेगा कि 45 बना कि नहीं बना, इसी झंझट में रहेंगे, तो हम कहते हैं तिरछी थोड़ी सी हो जाए, तो ये वो नीचे नाभि के नीचे वाला हिस्सा जो पेडू वाला हिस्सा है वहां पे इफेक्ट कर देता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम पूरा हमारा प्रभाव में आ जाता है जी। अगर उसे वही टांगों को लंबवत आ जाती हैं, जब 90 डिग्रीज का एंगल पूरी ऐसे सीधा हो जाता है, परपेंडिकुलर अर्थ से हो जाती हैं, तो वो पेट पर इफेक्ट कर देती हैं। अच्छा। फिर हम धीरे से कमर वाला हिस्सा उठाते हैं जी। तो हमारा हार्ट लंग्स प्रभाव में आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे हम और थोड़ा ऊपर उठते हैं, शोल्डर्स पे आ जाते हैं जी। तो इससे हमारा मस्तिष्क है ना, ब्रेन, वो प्रभाव में आता है। ऐसे धीरे धीरे करके सारे अंग प्रभाव में आते हैं, पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड प्रभाव में आता है जी। तो फिर यहाँ पर आकर हम कुछ देर स्थिर रहते हैं जी। इससे क्या होता है, जो पैरों से ब्लड धीरे धीरे ग्रेविटी खींचती है ना ऊपर की ओर, अब दिशा उल्टी होगी, सारा दिन तो हमारे पैर नीचे रहते हैं जी। इस आसन में हमारे पैर ऊपर चले गए जी। तो पैरों में जो कभी ना कभी हमारा खड़ा हुआ खून है, किसी कारण से वो पंपिंग, हार्ट पंप कर रहा है ना, ये अपनी पिंडलियां वो भी हेल्प कर रही हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमारा खून नीचे जमा रह गया, वो अभी शुद्ध नहीं हो रहा है, तो टांगे ऊपर गई तो वो ब्लड ऊपर की ओर जाता है, वो भी निकलता है, शुद्धिकरण उसका भी होता है। अच्छा, तो आपके ब्रेन में और सारा, और इस समय ब्रेन में हमारे बिल्कुल ब्रेन हमारा पूरा खून से भरपूर होता है, जिसमें जिससे हाँ पूरा इस समय ब्रेन में, और सारा हमारा ग्रंथि सिस्टम, सारा जो शरीर में संदेश पहुंचने, मैसेजेस का काम है, सारा उसी यहीं से होता है। ग्रंथि प्रणाली जिसका मेन आज्ञा चक्र है ना, ये पर होता है। और सिर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, टेंशन, डिप्रेशन, इन सब के, जैसे बाल झड़ना, बालों में रूसी होना, असमय बाल सफेद हो जाना जी, ये सब चीजों के लिए बहुत ही अच्छा है ये वाला आसन। पर अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है ना, अगर वो छोटे छोटे अभी आसन नहीं कर पा रहा है, सीधा ही सर्वांगासन पर चले जाए, कमर दर्द हो रहा है, तो सिर की कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, सिर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो वो आसन को न करें। जैसे मैंने शुरू में बोला है कि आप कोई भी आसन करें, पहले शिक्षक के पास जाएं, उसकी देखरेख में सीखें, फिर ही करें। जी हाँ श्रोताओ, ये डिस्क्लेमर हम जरूर देंगे कि कोई भी योग आप ट्राई करें तो जैसा कि दीपा जी ने बताया कि पहले आप योग गुरु के साथ बैठ के अच्छे से उसको सीखें और तभी उसका अभ्यास करें। और एक बात यहाँ पे मैं आपको और कहना चाहूंगी, जब सर्वांग आसन करते ना, कई बार हम गलती कर देते हैं, हम चले गए और वहां खड़े रहे, ऊपर टांगे ऊपर करके कमर भी ऊपर उठा ली, तो वापसी टाइम हम एकदम से बॉडी को एकदम से नीचे फेंक देते हैं, है ना,
वो कहीं ना कहीं हार्मफुल हो जाता है। अच्छा। तो स्लोली हमने अपने बॉडी को ऊपर की ओर लेकर जाना, फिर टांगों को सिर की तरफ लेकर स्लोली ही वापस आना है। अच्छा। बिल्कुल धीरे धीरे। और जब एड़ियों को नीचे पृथ्वी की ओर लेके जाना, एड़ियों को बड़े धीरे से आसन पर रखना है। जी हाँ। और इस आसन को करने के बाद एकदम से उठना नहीं है। अच्छा। इसका भी एक रीजन रहता है, क्योंकि इस समय खून का सिर में पूरा खून पहुंचा हुआ है ना जी। तो एकदम से जब कई बार उठते हैं तो चक्कर आने का भी डर रहता है जी। तो कुछ देर सीधा है लेट के विश्राम करो। जब हमें लगे कि हमारा बॉडी नॉर्मल है तब अगले अभ्यास की ओर बढ़ें। जी। जी हाँ। और सूर्य नमस्कार के बारे में थोड़ा बताइए। आपने जब कराया तो आपने चक्रास पे ध्यान दिया। जी जी जी। तो उस बारे में थोड़ा बताइए। जी जी। जैसे कि आपने पहले कुछ आसनों की बात की, वो बात बताई, तो वो आसन के साथ अगर आप सूर्य नमस्कार डेली के अभ्यास में जोड़ दीजिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अच्छा। जी जी। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक पूर्ण है। उसमें मतलब 12 स्थितियां आती हैं, जिसमें 7 आसन कवर होते हैं और 5 फिर से रिपीट होते हैं। अच्छा जी। इसमें हमारे शरीर के सभी अंग, सभी ग्रंथियां, सभी नाड़ियां, हड्डियां, मतलब सब कुछ प्रभाव में आता है। जैसे कि आज सुबह भी सूर्य नमस्कार का हमने सिस्टम्स को देखकर अभ्यास किया था कि सारे जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे जितने भी हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम्स है, ये खाली सूर्य नमस्कार करने से ही प्रभाव में आ जाते हैं। क्या बात है, बताइए। ये अपने आप में एक पूर्ण चीज है, बहुत ही एक देन है हमारी महर्षियों की, तो इसको डेली करना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही दीपा जी। और श्रोताओं मैं कहूँगी कि योग जो है वो आपके शरीर को तो सही करता ही है, तंदुरुस्त रखता है, आपको बीमारियों से दूर भगाता है, लेकिन मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको अपने जो है ध्यान में भी, ध्यान की तरफ भी आपको ले जाता है और आप बहुत अच्छा फील करते हो। तो सब लोग से यही आशा करती हूँ कि आप लोग दीपा जी की बातों से प्रभावित हो रहे हैं और योग से ज़रूर जुड़ेंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं और फिर समाप्ति की ओर अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।
ਚੱਕ ਲੈਣ ਦੇ आज फटे चक लैण दे 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 हो चक लैण दे आज फटे चक लैण दे आज फटे चक लैण दे चक लैण दे आज फटे चक आज फटे चक लैण दे हो चक लैण दे आज फटे चक आज फटे चक लैण दे हो चक लैण दे आज फटे चक हो चक लैण दे यमरत को तक लैण दे हो तक लैण दे सूरत को तक लैण दे हो तक लैण दे आज फटे चक लैण दे हो चक लैण दे आज फटे चक हो चक लैण दे यकीन कर Every Sunday from 10, listen to The Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 10 से 11 बजे तक। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया करी मास्टर ने जादू चलाया करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं योग पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी हमने मनाया, तो चर्चा हो रही है दीपा जी से, जो एक योग गुरु हैं और बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही मुस्कान के साथ योग कराती हैं। तो दर्पण का जो फोरम है उस पे भी बहुत लोग आनंद उठा रहे हैं इस चर्चा का, उन्होंने बहुत तारीफ़ की है। यतिंदर गुप्ता जी पूछते हैं सवाल दीपा जी से, मन हमेशा घूमता रहता है, क्यों घूमता रहता है? तो दीपा जी क्या कहती हैं आप? मन क्यों घूमता रहता है, ये ना मुझे लगता है आम हर किसी की ये समस्या है ही है, मन क्यों भागता है। अरे भैया उसको भागने दो, उसकी तरफ ध्यान ही ना दो। अच्छा जैसे कि आपने अभी विवेकानंद जी की एक बात करी थी स्टार्टिंग में, तो मुझे धुंधली धुंधली एक बार उनकी स्टोरी पढ़ी थी, बिल्कुल वैसे नहीं होगी, सिंपल सा बताते हैं उसके बारे में। तो ये एक मन की स्थिति के बारे में ही आपको क्लियर करेगी। एक बार ना विवेकानंद जी कहीं से किसी पगडंडी से उन्होंने गुजरना था जी, तो वहाँ पे बहुत बंदर नाच रहे थे। अच्छा। बहुत ज्यादा बंदर घूम रहे थे, ये वो परेशान कर रहे थे। तो विवेकानंद जी थोड़ा सा जाते और उन बंदरों से भागकर वापस आ जाते, फिर अच्छा। जाते फिर वापस आ जाते वापस, यही चक्कर चलता रहा। तो उनको उधर जाना था तो क्या करें, तभी एक साधु पुरुष, जैसे कहते थे गुरु, उधर से निकले। हाँ। तो उन्होंने बोला तुम इन बंदरों की परवाह ना करो जी, अपना चुप करके निकल जाओ, इनकी तरफ देखो भी ना। अच्छा। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया, अपना सीधा देखा और धीरे धीरे गुजर गए, बंदर अपने आप से ही साइड पर हट गए। अच्छा। तो बस यही मन का है, जैसे मन भाग रहा है, हम क्या करते हैं उसको पकड़ के बिठाने की कोशिश करते हैं कि मत भाग मत भाग, तू इधर कर, उसको पकड़ते हैं तो वो बेकाबू होता है, वो और ज्यादा भागता है। इसके लिए और सिंपल सी एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई जिद्दी बच्चा है ना, अगर कोई बच्चा जिद कर रहा है, जब हम उसको बार बार रोकते हैं, बेटा ये मत करो, बेटा ये मत करो, आपने नोटिस किया होगा घर परिवार में डेली ये बात होती है, वो तो और करते हैं, वो ज्यादा करते हैं। जब आप उसको इग्नोर कर देते हो, अपने किसी और काम में बिजी रख कर हो जाते, वो थोड़ी देर नाचता है और चुप करके वो भी बैठ जाता है जी। तो मन के साथ उसको लेकर टेंशन या डिप्रेशन में मत आओ कि मेरा मन टिकता नहीं है जी, बस उसको इग्नोर करो, चिल करो, उसकी जगह पे कोई और थॉट
एक ये ख्याल, मन है क्या, जी हमारे को गुरुजी बताते हैं मन है क्या, मन एक ख्याल है, ख्यालों का पुलिंदा है। वो तो गुरुजी तो ये हमें कहते हैं मन पागल प्रोफेसर है, उन्होंने उसका नाम, हाँ दादा गुरुजी हैं, उन्होंने उसका नाम दिया पागल प्रोफेसर। पागल माने हर समय अवा तवा बोलता है। अच्छा, देखा होगा मन, अब अभी आप ये काम कर रहे हो, नहीं तो किचन में जा वो काम कर ले, फिर बोलेगा नहीं 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 तो मार्केट जा। हाँ, अब तब हर टाइम मतलब जो काम कर रहे हो उसमें टिकने ही नहीं देगा। हाँ। फिर प्रोफेसर उसने ये बोला है, उन्होंने गुरुजी ने, प्रोफेसर इसलिए बोलते हैं वो मन हमेशा जो भी आपको सजेशन देगा वो कहेगा आई एम राइट। हाँ, ये बात सही है। इसलिए वो उसका उन्होंने नाम ही रख दिया, ये पागल प्रोफेसर है। तो पागल प्रोफेसर की हमें सुननी चाहिए क्या? नहीं, और जैसा आपने कहा ध्यान ही नहीं देना है, ध्यान ही नहीं देना बस। हाँ। उस ख्याल के ऊपर से एक ख्याल आया, कुछ भी गलत ख्याल आया उसको छोड़ो और उसकी जगह कोई अच्छा सा ख्याल ले आओ ना। वाओ, मौसम कितना अच्छा है, अच्छा क्या बात है, कुछ भी। या योग करें, योग तो अब सारा दिन ना कर सकेंगे। हाँ। मतलब उस मन की चंचलता जिस समय आई है उस समय हमने अपने पुरुषार्थ क्या करना है, जो ख्याल आपको तंग कर रहा है उसको इग्नोर करके कोई सुंदर सा ख्याल ले आइए बस, चंचल। अब इसको करके देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और प्रदीप उपाध्याय जी लिखते हैं कि क्रोध पर संक्षिप्त चर्चा अच्छी लगी। मेरे विचार में क्रोध वास्तव में समस्या नहीं है, यह तो मात्र अभिव्यक्ति है। मूल में यदि हम देखें तो लोभ, भय तथा घृणा ही मिलेगी। इनकी उपस्थिति से ही भावावेश में क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्या आप सहमत हैं? देखिए, जैसे ये 5 विकारों की बात एक तरह से चली है ना जी, तो पहला जैसे विकार आ जाता है काम जी, काम माने इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, है ना। तो जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या आता है बताइए? वही द्वेष, घृणा, क्रोध है ना। कामना पूरी नहीं हुई, इच्छा पूरी नहीं हुई, क्रोध आ गया जी। लोभ, लालच पूरा नहीं होता, क्रोध आ गया, है ना। तो फिर क्या आता है अपना मोह, बच्चों से जो अटैचमेंट है ना, प्यार है। अभी तो बच्चा कहना मान रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा लगता है। और जहां उसने ना की तो क्या आया? क्रोध आ गया जी। फिर अहंकार की बात करें, ईगो, जब आपका ईगो हर्ट हुआ तब क्या आया? क्रोध आया। और जैसे कि शुरू में बात करिए कि क्रोध का से क्या होता है, खून का पानी बन जाता है जी। तो अगर आप दर्शक या श्रोतागण अगर क्रोध अपने खून का पानी नहीं बनाना चाहते तो ऐसे नियम ले लीजिए, मुझे क्रोध नहीं करना है। ये बात तो बहुत अच्छी कही आपने, मैं तो ले रही हूँ ये नियम, हमें अपना खून पानी नहीं बनाना है जी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी का आनंद लेते रहिए। बहुत अच्छी बात दीपा जी। तो अब सीरियस नोट पे ये बताइए कि वाकई जब हम योग कर रहे हैं तो किन नियमों का हमें विशेष पालन करना चाहिए? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किन नियमों का पालन करना चाहिए जी। योग जैसे हमें सुबह उठकर जैसे पहले पानी पी लीजिए, पानी पी के शौच आदि से निवृत्त हो जाइए, पेट आपका साफ कर लीजिए और उसके बाद अपना अगर हो सके तो नहा धोकर, है ना, अपना शुद्ध होकर योगाभ्यास कीजिए। और योगाभ्यास करते समय ये ध्यान रखना कि मैं कहाँ पर योग कर रहा हूँ। नरम गद्दे पर बैठकर योगाभ्यास हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा। अगर आप फिट हैं तो हो सके जमीन पे ही कीजिए जी। और अगर फ्लोर भी आप जो चूज कर रहे हैं वो फ्लोर प्लेन होना चाहिए, ऊंचा नीचा ना हो, इसमें टोया ना हो ना, खड्डा ना हो, वो ना हो, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। साफ सुथरा मैट बिछाकर करना है जी। अगर मैट के नीचे हो सके प्लास्टिक शीट बिछा लीजिए, वो भी बहुत अच्छी रहती है। हमें ढीले कपड़े, बहुत जैसे बहुत टाइट कपड़े पहने हुए हैं जी,
वो पहन के हमें, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ये सब होना है, अलग अलग पोस्चर्स लेने हैं, तो फ्लेक्सिबल, तो टाइट नहीं पहनने चाहिए ना बिल्कुल भी नहीं, फिटिंग वाले कपड़े नहीं, ढीले वस्त्र पहन। लेकिन चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं अगर किसी को नीचे बैठने में दिक्कत। बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन गद्दा, मैंने जैसे गद्दे का सिर्फ जिक्र किया कि गद्दा नरम नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर आप कंफर्टेबल हैं सबसे पहले जमीन पर, अगर जमीन पे आपको कंफर्टेबली नहीं है, नीज की प्रॉब्लम है, बैक की प्रॉब्लम है, तो आप जमीन पे मत बैठिए, बेड पे चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। लेकिन चेयर जो है जिससे आप कंफर्टेबली बैठ सके ना, ज्यादा नीचे ना चेयर हो, ज्यादा ऊंची चेयर ना हो, ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और एक बात और, भोजन जैसे हमने सुबह तो हमारा खाली पेट हो जाता है तो बढ़िया हो जाता है ना, कई लोग शाम को करते हैं योगाभ्यास, तो उनको ये बात ध्यान रखनी है कि खाना खाने के तुरंत बाद मुझे अभ्यास नहीं करना है जी। खाना खाने के 4 से 6 घंटे, ज्यादा नहीं तो 4 घंटे तो ध्यान में ही रखना है कि, मतलब अगर सिंपल बात में, पेट खाली होना चाहिए योगाभ्यास करने से पहले। भरे पेट मुझे अभ्यास नहीं कर। हाँ, सूक्ष्म अभ्यास, पैरों के हल्का फुल्का पैरों को हिलाना है, हाथों को हिलाना है, गर्दन को सर्वाइकल के लिए करना है, वो हम जरूर कर सकते हैं। लेकिन जैसे दूसरे अभ्यास है, जैसे मैंने आसनों की बात की है, वो हमें भरे पेट नहीं करना चाहिए। अच्छा। और एक ना वज्र आसन की बात मुझे आपसे करनी है। ये वज्रासन एक ऐसा, पहले तो जो जिसको नीज की प्रॉब्लम है वो वज्रासन उनके लिए वर्जित रहता है, वो नहीं करता है जी। लेकिन वज्रासन एक एवरग्रीन आसन है, सदाबहार आसन है। अच्छा जी जी, ये इसको आप किसी भी समय कर सकते हैं। जैसे अभी बताया कि ये आसन हमें खाना खाने के बाद नहीं करने हैं जी, लेकिन वज्रासन को आप कर सकते हैं, बल्कि खाना खाने के बाद इस आसन को अवश्य कीजिए। अच्छा जी, इससे हमारा खाया, जो हमने खाना खाया होता है ना, वो डाइजेस्ट होता है, पचता है, अच्छे से पचता है। और जैसे कि हमारे बड़े बोलते हैं कि खाना खाने के बाद टहलने जाना चाहिए, पर कई बार होता है हम टहलने नहीं जा पाते हैं जी। तो जब हम बैठ जाते हैं वज्रासन में, जो हमारे को सैर का लाभ मिलना है वो बैठे बैठे ही मिल जाता है। क्या बात है। हाँ, जितने मिनट आप, ये भी सुनिए ध्यान से, जितने मिनट आप बैठते हैं वज्रासन में जी, उतने किलोमीटर लंबी सैर का लाभ आपको बैठे बैठाए मिलता है। अरे वाह, क्या बात है। सदाबहार में इसका ये इसलिए भी सदाबहार कहा जाता है कि इस वज्रासन में बैठ के, इसमें बैठ के आप कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे आप मोबाइल चलाइए, आसन का लाभ तो हो ही रहा है, मोबाइल चला लीजिए, लैपटॉप पे काम करना, लैपटॉप के कुकिंग का कोई चॉपिंग करनी वो कर लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, वो छोटे मोटे दूसरे काम भी कर लीजिए और साथ में वज्रासन में भी बैठे रहिए। बहुत अच्छी बात जी। तो जो प्राणायाम के बारे में भी थोड़ा क्विकली बता दीजिए कि क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे, कौन कौन से प्राणायाम हमें जरूर करना चाहिए। जी जी जरूर। प्राणायाम जैसे कि आसन मेन होता है, शरीर पर लाभ देते हैं। पहले तो प्राणायाम है क्या जी, अभी बताते हैं। आसन जैसे हैं वो शरीर पर लाभ देते हैं, और जो प्राणायाम, जैसे मन की चंचलता की अभी बात हो रही थी ना जी, तो ये मन की स्थिर मन को स्थिर करता है प्राणायाम जी। प्राणायाम का मतलब ही प्राणों का आयाम। इससे क्या होता है, हम जो हमारे आसपास जितनी भी कॉस्मिक एनर्जी होती है, प्राण शक्ति होती है, उसको श्वासों के माध्यम से अंदर लेके जाते हैं। ये एक श्वासों की क्रिया रहती है। आसनों में हम शरीर के अलग अलग पोस्चर्स बनाते हैं, बाजू कभी ऊपर किए, कभी नीचे किए, है ना, कभी आगे झुके, कभी पीछे झुके, ये सब करते हैं। लेकिन प्राणायाम में हम श्वासों के अलग अलग टेक्निक्स लेकर, कभी जैसे गहरे लंबे श्वास करते हैं, उसमें लंबा श्वास लेते हैं, लंबा श्वास छोड़ते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, उसमें हम बाएं नासिका से श्वास छोड़ते हैं, दाएं से भरते हैं, फिर वापस दाएं से भरते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। फिर इसमें कुंभक का अभ्यास किया जाता है। ऐसे अलग अलग श्वास की अलग अलग क्रियाएं, जैसे सिंपल लैंग्वेज में अगर बताना जाए, श्वास को अलग अलग ढंग से लेना, छोड़ना जी, कैसे उसको लंबा करना है, कब कुंभक लगाना है, ये सब चीजें प्राणायाम में आती हैं। जैसा आपने कहा गुरु की उपस्थिति में ही करना है, सबसे पहले। तो इससे क्या लाभ मिलता है प्राणायाम से? प्राणायाम से जैसे कि एक मृतक व्यक्ति और जीवित व्यक्ति में क्या फर्क होता है,
प्राणों का ही फर्क होता है ना, बॉडी वो भी है, बॉडी वो भी है जी। लेकिन जीवित व्यक्ति के अंदर प्राण शक्ति काम कर रही होती है। जब वो मर जाता है तो वो प्राण शक्ति निकल जाती है जी। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम वायुमंडल से ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं जी। सांस भरा जी। रूटीन सांस तो आप कहोगे सारा दिन ही भरते हैं लेकिन वैसे लंबा सांस नहीं ना भर पाते। जो हम प्राणायाम में लंबा लंबा सांस भरते हैं तो हम बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं जी। तो हमें लगता है कि हम बस ऑक्सीजन ही ले रहे हैं तो और इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है जी। लेकिन जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो उसके साथ प्राण शक्ति हमारे अंदर जाती है। अच्छा। वो प्राण शक्ति के बल पर ही शरीर ये काम करता है जी। तो वो प्राण शक्ति को ले जाने का ये एक साधन है प्राणायाम। अच्छा। और सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर को एनर्जी देता है ये प्राणायाम। और टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, विजातीय तत्व। हाँ। वो तो आसनों से भी निकलते हैं प्राणायाम। और आपने रिसर्च जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं कहते हैं 70% से अधिक टॉक्सिन्स जो हैं वो प्राणायाम के माध्यम से हमारे प्राणायाम नहीं श्वासों के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर जाते हैं। तो प्राणायाम तो है ही श्वासों की क्रिया। जी। बहुत अच्छी बात और काफ़ी विस्तार से आपने सब विषयों को टच किया। तो समय के कारण अब हमें यहीं समाप्ति की ओर बढ़ना चाहिए। तो जाते जाते अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपका क्या संदेश होगा जनता के लिए? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मैं तो कहती हूँ आपका रोज ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो क्योंकि मैंने देखा कि कई लोग साल में एक बार करते हैं ना। सबसे पहले तो थैंकफुल होना चाहिए श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, जिन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में शुरू किया जी। और बहुत से देश इसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत से नए योगी भी आए हैं जी। और इसके लिए संदेश की बात हो रही है तो मैं यही कहूँगी ये योग जो है ना एक साइंस है जी। ये एक विज्ञान है। ये हमारे पूर्वज ऋषि मुनि महर्षि जी। महर्षि किसको कहते हैं? एक तरह के ये साइंटिस्ट होते हैं, एक तरह के नहीं है ही साइंटिस्ट जी, जिन्होंने अपना इतना लंबा लंबा जीवन में रिसर्च, जैसे ऋषि पतंजलि जी हुए, उन्होंने इतनी रिसर्चेस कर करके ये जो आसनों के नाम बोले जा रहे हैं, प्राणायाम के नाम बोले जा रहे हैं, ये सारे उनके फॉर्मूलाज, सारी उनकी रिसर्चेस हैं जी। तो जो उन्होंने एक खजाना हमारे को दिया है तो हमें इसको इतना हल्के से नहीं लेना चाहिए। उन गुरुओं की तपस्या है हमारे लिए। बहुत बड़ी बात कही। बहुत हमारे लिए उन्होंने पता नहीं कितने पुरुषार्थ किया होगा और हमारे को ये देन देकर गए तो उनकी हमें वैल्यू करनी चाहिए। और उनका जैसे हम उनके आगे इंसिस्टर्स हैं तो हमें ये रेगुलर करना ही चाहिए। जी जी। और समझ के और सीख के करना चाहिए। समझ कर, सीख कर और मन से खुश होकर अभ्यास को करो और निश्चित रूप से आपके जीवन में शांति, आनंद, सुख आएगा ही आएगा। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी चर्चा रही दीपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने श्रोताओं से कहूँगी कि आप जो हैं वो योग से ज़रूर जुड़ें। और बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय योग संस्थान का, जिन्होंने श्री अरुण श्रीवास्तव और दीपा जैन जैसे योग गुरु हमें दिए और श्री राज गर्ग जी ने हमें ऐसा साधन दिया है जिससे हम घर बैठे योग कर सकते हैं ऑनलाइन। तो हम चाहेंगे कि दर्पण फोरम में आप सभी अपने सवाल रखें और इसके माध्यम से आप जुड़ें ज़रूर। और हर व्यक्ति अगर योग करे तो जैसा दीपा जी ने कहा कि सभी सुखी रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो दीपा जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। खोल आंखें बांध पीता हौली हौली सा, सांस ले और छूट जा तू गोली गोली सा।
चला तू चल मर्दा उड़ा के तू गर्दा, चला तू चल मर्दा उड़ा के तू गर्दा, चला तू चल मर्दा उड़ा के तू गर्दा, फांद जाए दीवारे और कर जा सारे धारे, मन भर के अब तो हो जा तू बेशरम शरम, दम 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 लगा के हैशा, दम 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 लगा के हैशा, दम 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 लगा के हैशा। तेरे नारे नारे तेरे नारे नारे तेरे नारे नारे तेरे ना तना ना उदा तना तना ना उदा तना तना उदा तना तेरे ना। ओ चले तो दुनिया नमक लगाना, सबको इसकी भनक लगाना, आँख बचा के निकले कोई आँख में उसकी चमक लगाना, खत्म न होवे जन्म जन्म तक प्यार की ऐसी सनक लगाना, हैशा कभी कभी तो चलता है साथ रास्ता, आ हाथ बढ़ाना यारा और तोड़ ले ऊंचा तारा, आ हाथ बढ़ाना यारा तोड़ ले ऊंचा तारा, धम 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 बोले जहां तू रखे कदम कदम, दम 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 लगा के हैशा, दम 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 लगा के हैशा हैशा, दम 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 लगा के हैशा, दम 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 लगा के हैशा, दम लगा के हैशा। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. श्रोताओं, योग पर बहुत चर्चा हो गई। अब हम बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी जी की। आज उनका जन्म दिवस होता है। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची, बिहार, जो कि आज झारखंड में है, वहाँ हुआ था। वह 2007 से 2017 तक सीमित ओवरों के प्रारूप में और 2008 से 2014 तक टेस्ट क्रिकेट में भारतीय राष्ट्रीय टीम के कप्तान थे। वो दाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं और इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग के वर्तमान कप्तान हैं। तो MS धोनी एक ऐसा नाम है जिसने भारतीय क्रिकेट के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। एक ऐसा नाम जिसने भारतीय विकेट कीपिंग को नया जीवन दिया, जिसने हमको ये विश्वास दिलाया कि 5 विकेट गिरने के बाद भी मैच खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ना तो उन्होंने कभी स्लेजिंग की, ना कभी फालतू का गुस्सा दिखाया, और ना तो उनकी बैटिंग तकनीक बहुत अच्छी थी, पर इसके बावजूद उसने अपने हेलीकॉप्टर शॉट, अपनी बेमिसाल कप्तानी और अंतिम बॉल तक हार न मानने वाले जज्बे से ये हासिल किया जो किसी भी खिलाड़ी, किसी भी कप्तान का सपना होता है। ICC के सभी टूर्नामेंट
को जीतने वाले धोनी विश्व के एकमात्र कप्तान हैं। धोनी दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं जो आईसीसी की टेस्ट 11 में 3 बार और वनडे 11 में लगातार 8 बार शामिल हुए, जिसमें 5 बार बतौर कप्तान। ये एक विश्व रिकॉर्ड है। वनडे में स्टंपिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी धोनी के नाम है। वनडे करियर में 6वें और 7वें नंबर पर खेलते हुए 10,000 से ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी धोनी के नाम है। 350 वनडे खेलने के बाद भी उनका एवरेज 50 से ऊपर है। सेकेंड इनिंग में चेस करते समय धोनी की बैटिंग एवरेज 109.19 है। एक विकेट कीपर पर बल्लेबाज के तौर पर सबसे बड़ी वनडे पारी 183 और टेस्ट क्रिकेट की थर्ड सबसे बड़ी पारी 224 रन धोनी के ही नाम है। मैदान में नेतृत्व और जिम्मेदारी में सबसे आगे और जीत के बाद ट्रॉफी किसी और को पकड़ा के भीड़ में कहीं सबसे पीछे खो जाने का नाम है महेंद्र सिंह धोनी। क्या कोई फिर से 6 या 7 नंबर पर इतनी जिम्मेदारी से खेल के 10,000 रन का पहाड़ खड़ा कर सकेगा? क्या फिर कभी कोई 5-6 विकेट गिरने के बाद आखिरी बॉल तक जीत की उम्मीद दे सकेगा? और ये सारे रिकॉर्ड एक तरफ रख भी दो तो क्या धोनी का नायकत्व फिर कोई हासिल कर सकेगा? बहुत ही मुश्किल है इसको अचीव करना। आपको बता दें कि धोनी को 2018 में पद्म भूषण, 2009 में पद्मश्री, 2007-8 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। धोनी के बहुत सारे रुचियां रही हैं। इनको मोटर रेसिंग में बहुत ख़ास लगाव रहा। सेना में ये लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए 2011 में और उनका ये कहना था कि बचपन से ही उनको भारतीय सेना में शामिल होना उनका एक सपना रहा है। यूँ कहें कि जॉन इब्राहिम के बालों के ये बहुत दीवाने रहे हैं, इसीलिए इनके लंबे बालों का काफ़ी समय तक इन्होंने अपने लंबे बाल रखे थे, लेकिन अभी तो इनके छोटे बाल हैं। इन्होंने 15,000 फीट की ऊंचाई से जो है 5 छलांगे लगाई। 2015 में आगरा स्थित भारतीय सेना के पैरा रेजिमेंट में पैरा जंप लगाने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन बने। मोटर बाइक का इनको बहुत शौक है और उसके दीवाने हैं। ये अपने किसको हीरो मानते हैं? एडम गिलक्रिस्ट को ये अपना हीरो मानते हैं। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटर हैं। बतौर क्रिकेटर रेलवे में नौकरी की और इनकी शादी जो है वो साक्षी रावत से हुई और 4 जुलाई 2010 में इनकी शादी हुई और इनका एक बेटा है जिसका नाम जीवा है। धोनी की विशेषता यह रही कि उन्होंने वी वांट सिक्सर के आह्वान को अनसुना करना सीख लिया। उन्होंने गालियां खाने से भी परहेज नहीं की। उनके मन में एक बात बैठ चुकी थी, अगर मैं आखिरी तक खेला तो टीम को जिताऊंगा, किंतु अगर मैं आखिरी तक मौजूद ही नहीं रहा तो किसी भी किस्म के नायकत्व का क्या लाभ है। यह 6ठे क्रम पर खेलने वाले बल्लेबाज की सोच है जो लंबे समय तक टीम का कप्तान भी रहा। गेंद को बेपरवाही से हवा में उड़ा देने वाले सलामी बल्लेबाज की शाह खर्ची नहीं है। तो बहुत ही संभल के इन्होंने भारतीय टीम से खेला और अपना नाम रोशन किया और पूरे भारत का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया। तो आज उनके जन्मदिन पर दर्पण परिवार और सभी क्रिकेट फैन की ओर से बहुत बहुत उनको बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म धोनी का एक गीत, MS धोनी। मल दे सूरज के मुंह पे मलाई, बुड़बक बादल पे कर दे चढ़ाई। अरे मल दे सूरज के मुंह पे मलाई, बुड़बक बादल पे कर दे चढ़ाई। खोले किताबें करे हम पढ़ाई, पानीपत में हुई थी लड़ाई।
शेर बनो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जब तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, जब तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। बदमाशियों से जरा बाज आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ। अरे बदमाशियों से जरा बाज आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ। विद्या कसम हम पढ़ेंगे दबा के, मगर तुम भी देखो किताबों से आगे। बढ़ो जरा आगे बढ़ो, लिखा नहीं जो वो पढ़ो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जब तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, जब तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। ऐसे हवा में जो उड़ता फिरेगा, मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा। हाँ, ऐसे हवा में जो उड़ता फिरेगा, मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा। क्रिकेट का मैं करूँगा बहाना, कैंसल है मंडे को स्कूल जाना। जिद मेंटेन करो, चढ़ो माउंटेन चढ़ो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जब तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, जब तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह वाह वाह, बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, आपको एक सूचना देनी थी कि सिडनी का सौभाग्य है कि बागेश्वर धाम सरकार श्री पूज्य धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी सिडनी में पधार रहे हैं। वैसे तो ब्रिस्बेन और मेलबर्न में भी उनकी यात्रा है और वो हनुमान कथा और दिव्य दरबार लगेगा उनका। तो आपको बता दें कि ब्रिस्बेन में वो पधार रहे हैं 7 और 8 जुलाई को, मेलबर्न में 11 और 12 जुलाई को, और सिडनी में 14-15 जुलाई को वो उनका दरबार लगेगा और आप उसे अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक उनका संदेश सुनाना चाहते हैं और उसके बाद इस विषय पे और चर्चा करेंगे। भारतीय सनातन संस्कृति की जय हो। हमारी सनातन संस्कृति बड़ी अद्भुत है भैया, ये पूरे विश्व को अपना परिवार मानती है। हमारे शास्त्रों की सूक्तियां हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। इसी सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए हम बीच बीच में विदेशी धरती पर जाते रहते हैं। एक बार पुनः बालाजी ने प्रेरणा दी
और हमारी माता ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली सोमा नायर ने दृढ़ संकल्प लिया, दृढ़ता के साथ बालाजी से प्रार्थना की और ऑस्ट्रेलिया की धरती पर हमें 8 जुलाई से 16 जुलाई तक रहने का सौभाग्य मिल रहा है भैया। और ये पूरा श्रेय हमारी मैया सोमा नायर, बहन संध्या नायर को जा रहा, जिस कारण से हम भैया 8 जुलाई से 16 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। सबसे पहले हम 8 और 9 जुलाई को ब्रिस्बेन में रहेंगे, 12 और 13 जुलाई को हम मेलबर्न में रहेंगे, 14, 15 और 16 जुलाई को हम सिडनी में रहेंगे। इसके बाद हम वापस भारत आएंगे और इन सब कार्यक्रमों की पूरी व्यवस्था में आप यत्र तत्र फ्रॉडगिरी में मत पड़ना जो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि हम कहीं भी विदेश जाते हैं तो हमारे नाम से मिलवाने के नाम पर कई नए नए सेवादार प्रकट हो जाते हैं। हम भैया केवल वीडियो में और मैं नहीं बोलते, वास्तविकता है हमारे पास कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम किसी से दक्षिणा लेकर के मिलें। इसलिए विदेश ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जितने लोग हैं, हमारी मैया सोमा नायर, हमारी बहन संध्या नायर, इसलिए किसी अन्य के बहकावे में नहीं आना है। संपूर्ण जानकारी सोमा नायर एवं बहन संध्या नायर से ही लेना। अन्य की जवाबदारी किसी भी प्रकार का मिलने मिलाने का या फोटो खिंचवाने का या बुलाने का अगर कोई शुल्क देंगे, उसके जिम्मेदार भैया आप स्वयं होंगे। हम धन कमाने नहीं, हम तो अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार करने आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों, करो भव्य दिव्य तैयारी। 8 जुलाई से 16 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तुम्हारे मुगदरधारी। जय बागेश्वर धाम की भैया, ठटरी भरने धर्म विरोधियों की करो भव्य तैयारी। हम आ रहे हैं अपने ऑस्ट्रेलिया, अपने परिवार से मिलने, बागेश्वर परिवार से मिलने। ब्रिस्बेन में भी रहेंगे, मेलबर्न में भी रहेंगे और सिडनी में भी रहेंगे और 16 जुलाई को फिर वापस वतन आ जाएंगे, अपनी वतन की खुशबू लेकर के आएंगे। पर कोई भी फ्रॉडगिरी में ना पड़ियो, हमारी शपथ है तुमको। जय बालाजी की। जय बालाजी की। तो श्रोताओं, ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि वो पधार रहे हैं और ये जो है परम पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का संदेश है कि आप किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आए टिकट के लिए। और सोमा नायर जी से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बात करा सकें और इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जान सकें। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर जो है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वही सबरियां बेसबरियां बेसबरियां बेसबरियां। कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे, जब तक तुझे एहसास है जागीर तेरी, तेरा खजाना ये तश्नगी है, ये प्यास है।
क्यों रोकना अब ये कारवां जाए वही ले जाए जहां बेसब्रियां बेसब्रियां क्या ये अंधेरे दोनों से आगे है मंजर तेरे क्यों रोशनी तू बाहर तलाशे तेरी मशाले अंदर तेरे क्यों ढूंढना पैरों के निशान जाए वही बेसब्रियां 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 ओ बेसब्रियां सो श्रोताओं, हमारा जो है पहली का समय आ गया है बताने का कि विनर कौन है और इसका उत्तर क्या है। तो आज का जो पहली था महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे ज़्यादा रन कितने बनाए थे, तो हाईएस्ट स्कोर वाज 56। अच्छा, तो 56 नंबर बनाए थे और हमारे बहुत सारे करेक्ट आंसर्स, बहुत सारे लोगों का रिस्पांस आया हमारे पास और हम लोगों ने लॉटरी सिस्टम से एक विनर को आज का बता रहे हैं। आज के विनर हैं आज के विनर हैं नीतू सिंह। सो नीतू सिंह, बहुत बहुत बधाई आज के पहली के विनर बनने के लिए और हम आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको वाउचर भेज देंगे कलर्स ऑफ इंडिया का और बाकी सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए अब हम कोशिश करते हैं सोमा जी को फ़ोन लगाने की और बातचीत करते हैं। सोमा जी, आपका दर्पण रेडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें सुन सकती हैं? जी, मैं आपको सुन सकती हूँ। जी, सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद सोमा जी। आप बागेश्वर धाम के आचार्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को सिडनी में और ऑस्ट्रेलिया में ला रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका कैसे मिलना हुआ बागेश्वर धाम सरकार से? मैं ये कहूँगी ऋचा जी कि पहले तो सभी सुनने वाले श्रोतागणों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और बिल्कुल आपने सही कहा, मेरा महाराज जी से मिलना अगर आप पूछते हो तो मैं ये कहूँगी कि कोई भगवान जी की कृपा रही होगी। कभी कभी क्या होता है ऋचा जी कि बहुत अचानक से कुछ चीजें जीवन में घटित हो जाती हैं, जिनमें से ये भी एक ऐसी ही घटना है कि बस मैं उनसे मिली और मन में ऐसा दृढ़ संकल्प हुआ कि नहीं, उन्हें ऑस्ट्रेलिया ही लेकर के आना है ताकि सभी लोगों को उनकी ब्लेसिंग्स मिल सके और लोग उनसे मिल सके। जी, असंभव सी बात थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो है सरकार के दर्शन यहाँ होंगे महाराज जी के। तो तहे दिल से आपका धन्यवाद है
और जैसा कि हमने अभी संदेश सुनाया महाराज जी का कि किसी भी फ्रॉड में नहीं पड़े, आप सबसे टिकट नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो कैसे लोग दर्शन कर सकते हैं सिडनी में, ये बताइए। ऋचा जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ये एक असंभव सी बात थी कि महाराज श्री को यहाँ लाना और इस तरह से पूरे ऑस्ट्रेलिया भर में, यानी कि टिकट्स जो है वो बिल्कुल हमने फ्री रखी थी। एक रजिस्ट्रेशन जरूरी था क्योंकि जो हॉल है जी या जो भी वेन्यूज हैं वहाँ की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। जी जी। तो उसके अनुसार, और ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऑस्ट्रेलिया में जो है बहुत सारी भीड़ इकट्ठी कर लें और फिर उसको कंट्रोल ना कर सके। तो वो नियमों के अनुसार, जैसा हमारे यहाँ की सरकार कहती है, जो भी नियम है उन्हीं के अनुसार हमने ये रजिस्ट्रेशन रखा था। तो क्योंकि लोग बहुत दिल से चाहते हैं ना महाराज जी को, उनके दर्शन भी करना चाहते हैं, आशीष भी चाहते हैं, और हमारा भी हृदय यही कहता था कि सभी को दर्शन हो। तो लोगों ने टिकट्स बहुत जल्दी बुक कर ली। तो अभी इस समय तो ऋचा जी ब्रिस्बेन हो या मेलबर्न हो या सिडनी हो, सीट सभी फुल हैं। लेकिन हमने एक निवेदन लोगों से किया है जी कि भाई अगर आपने 2 दिन की टिकट बुक की है या 3 दिन की है तो प्लीज आप कैंसिल कीजिए, केवल 1 दिन की अपने पास रखिए, बाकी लोगों को भी मौका दीजिए। ये बहुत अच्छी बात की, ताकि सब लोगों को दर्शन का लाभ मिल सके। जी जी। तो ये बताइए कि उनका कोई लाइव टेलीकास्ट होगा, जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए तो वो क्या उनको सुन सकेंगे या देख सकेंगे? हाँ, संस्कार जो चैनल है महाराज श्री का, वहाँ से उनका लाइव टेलीकास्ट होगा हर एक चीज का। जी सोमा जी, कोई उनसे जुड़ा कोई संस्मरण सुनाइए। ऋचा जी, अगर मैं संस्मरण सुनाऊंगी तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल वही आपसे कहना चाहूंगी कि मैं मिली और मैंने कहा कि देखो, मैं तो एक माँ की तरह से आपको बुला रही हूँ, आप ऑस्ट्रेलिया आइएगा क्या? जी। और उन्होंने मुझसे बस, आप सोचिए कि मूक कह लीजिए, शब्दों में कह लीजिए, शायद यही कहा कि अगर माँ की तरह बुला रही हो तो बेटे की तरह आऊंगा, और उसी तरह से वो आ गए। क्या बात है, क्या बात है। और ये बात सच है, आपने देखा है कि वो पहले ही लिख देते हैं कागज पे जो भी प्रश्न होते हैं दर्शकों के। जी, मैं ये भी समझती हूँ ऋचा जी कि अगर वो मन की बात जो लोग सोचते हैं कि वो नहीं जानते, वो बहुत सिद्ध है, उनमें बहुत ज्यादा हनुमान भगवान जी की जो कृपा है, और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल उन्हीं का स्वरूप है वे। अच्छा। और हमारे लिए जो आ रहे हैं तो बिल्कुल भगवान का कोई अनुग्रह, कोई कृपा मुझ पर रही है कि वो यहाँ पधार रहे हैं, और मैं तो बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उनके प्रति भी और भगवान के प्रति भी कि ऐसा अवसर उन्होंने हमें दिया है। और मैं बहुत बहुत वंदन करती हूँ महाराज श्री का कि वो यहाँ पधार रहे हैं, और हृदय से ये चाहती हूँ कि बहुत लोगों को उनके दर्शन हो। जी। महाराज श्री को जी जी आप बोलिए। वो देने वाले हैं, वो सबको देते हैं। जी जी जी। और ये भी एक क्विकली पूछना चाहूंगी कि आपका प्रोफाइल पिक्चर देखा मोदी जी के साथ, तो मोदी जी से कैसे मिलना हुआ आपका, वो कुछ शेयर कीजिए। ऋचा जी, मेरे जीवन में भगवान की अनुकंपा बहुत रही है जी। तो वो भी उन्हीं में से। मैं बेसिकली एक राइटर हूँ जी, मैं लेखिका हूँ, तो एक पुस्तक के सिलसिले में ही मैं मिली थी उनसे। अच्छा। और हाँ, और मेरा सौभाग्य भी है कि शायद उसका प्रीफेस भी मुझे वहीं से मिलने वाला है जी। तो एक इसमें भी ईश्वर की भी कृपा रहती है, और हम चाहेंगे ईश्वर की बहुत कृपा है मुझ पर। जब भी आप सिडनी आए तो दर्पण स्टूडियो में जरूर पधारे और फिर विस्तार से बात होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी आपका। और मैं फिर से अपने महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का ऑस्ट्रेलिया के इस धरती पर स्वागत करती हूँ, और सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि भाई जिनको टिकट्स नहीं मिल सकी हैं किसी कारण से, मैं क्षमा याचना करती हूँ, और मेरा पुनः प्रयास रहेगा कि कुछ महीनों में हमारे लोग। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम सोमा जी। चलिए, कुछ अगर लाइन में दिक्कत हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। सुनते हैं।
गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी। श्रोताओं, समय हमेशा कम हो जाता है, हमेशा कम हो जाता है समय, लेकिन कैलाश खेर जी के बारे में भी कुछ कहना चाहती थी। वो एक भारतीय पॉप रॉक गायक हैं और जिनकी शैली भारतीय लोक संगीत से प्रभावित है। कैलाश खेर जी ने अब तक 18 भाषाओं में गाने गाए हैं और 300 से अधिक बॉलीवुड गीत गाए हैं। इनका जन्म जो है वो 7 जुलाई को हुआ था और कश्मीरी पंडित परिवार में मेरठ उत्तर प्रदेश में इनकी पैदाइशी थी। और ये जो है ऐसे कलाकार हैं जिनकी आवाज़ आप सैकड़ों कलाकारों में अलग से पहचान लेंगे, जिनकी आवाज़ की बुलंदी आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, जिनकी गायकी में खूब वेरिएशन देखने और सुनने को मिलेगा। आज वो एक सफल लोकप्रिय गायक हैं, लेकिन उनका बीता कल संघर्ष की एक लंबी दास्तान है, जिसमें घर से भागने को लेकर कई दूसरे संघर्ष भी हैं। उनका एक बचपन और उससे बचपन की बहुत जुड़ी कहानियां हैं। बचपन याद करते हुए कैलाश जी कहते हैं कि दिल्ली के मयूर विहार में हमारी रिहाइश थी। पिताजी यजमानी करके परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते थे, लोगों के घर पूजा पाठ करा दिया करते थे, लेकिन उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी, विद्वान थे। संस्कार तो पिताजी से आए, लेकिन परिवार में संगीत कहाँ से आया, इसके बारे में वो कहते हैं कि जब हम सभी भाई बहन छोटे थे तो पिताजी कभी कभार एक तारा तो कभी हारमोनियम बजाकर गाया करते थे। ब्राह्मण परिवार के मूल मंत्रों का उच्चारण तो वैसे भी होता ही है, लेकिन पिताजी उसे संगीत में सजाकर गाते थे। कभी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय के मंत्र तो कभी कोई हवन, सब कुछ संगीतमयी होता था। मुझे याद है बचपन में हमारे यहाँ आरती भी बहुत अच्छी गाई जाती थी, तो उस माहौल के कारण मुझे भी संगीत से लगाव हो गया और संगीत की साधना शुरू की। वैसे तो कैलाश खेर जी के बारे में बहुत सी बातें आपको बताना चाहती थी, लेकिन समय कम है, इसलिए आज इतना ही। फिर कभी इनके बारे में और चर्चा होगी। तो उम्मीद है श्रोताओं आपको आज का कार्यक्रम आज पसंद आया होगा। योग से ज़रूर जुड़ें। एक विचार मैं ज़रूर पढ़ना चाहती थी जो नारायण पंडित जी ने लिखा है और बहुत अच्छा लगा उनका ये जो उन्होंने श्लोक भेजा है। संगगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते, जिसका अर्थ है विषयों का ध्यान चिंतन करने वाले पुरुष की, अर्थात शब्दादि विषयों के भेदों की बारंबार आलोचना करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति प्रीति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से कामना तृष्णा उत्पन्न होती है। काम से अर्थात किसी भी कारणवश विच्छिन्न हुई इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। तो अब हमें ये पता चल गया है कि क्रोध किससे उत्पन्न होता है, तो अब उसका समाधान भी हमें ढूंढना होगा और क्रोध से बिल्कुल क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध से खून पानी हो जाता है, जैसा कि दीपा जी ने बताया। इसी संदेश के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं यहीं पे। अगले रविवार फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। Contact the Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976. दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 0413385976। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। तूने क्या कर डाला मर
गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी हद से बढ़ जाए हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले यही इश्क दी मर्जी है यही रब दी मर्जी है रब दी मर्जी है तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday at 10 a.m. and to contribute and provide feedback on anything you heard today, contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 10 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला इस प्यार में हो कैसे कैसे